गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की जा रही है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज भी हिंदी साहित्य के कुछ विशेष 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से होता है? तो विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो विपाशा पत्रिका का प्रकाशन जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकमल में कौन सा समास होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ये हिंदी ग्रामर से जुड़ा प्रश्न है, परंतु ये प्रश्न कई बार आया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नीलकमल में कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय समास। तो नीलकमल में कर्मधारय समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? तो शेष कादंबरी के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अलका सरावगी। तो अलका सरावगी जो है ये शेष कादंबरी के रचयिता माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हिंदी ग्रामर से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो पढ़ते हैं, वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध कवि का नाम क्या है? तो दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। तो बिहारी जो हैं ये दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऋग्वेद। तो ये जो है ऋग्वेद के अंतर्गत आता है छंद सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रण क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी भाषा। और पूरी दुनिया में हिंदी भाषा जो है ये तीसरे स्थान पर आता है उपयोग करने में। सबसे पहले स्थान पर आता है अंग्रेजी। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं।
अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विस्मय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो ये पंक्ति जो है किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो फिर से पढ़ते हैं, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसमें जो है रूपक अलंकार आता है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छोटा नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343। तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आर्टिकल 343। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शब्दावली। तो एक भाषा जो है एक दूसरे समृद्ध भाषा से शब्दावली लेती है। जैसे हिंदी में कई प्रकार के अरबी फारसी शब्द मिलते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में कई प्रकार के जो है संस्कृत शब्द का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से जो है भाषा के आदान प्रदान के साथ साथ जो है संस्कृतियों और परंपराओं का भी आदान प्रदान होता है, और इस प्रकार से जो है भाषा समृद्ध होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन गद्य के प्रेत हैं, ये किस कवि के लिए कहा गया है? ये प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। तो कठिन गद्य के प्रेत हैं, ये किस कवि के लिए कहा गया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो ये जो है अज्ञेय के लिए कहा गया है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मावत, और इसका प्रकाशन माना जाता है 1540 में। ये लिखा गया था 1540 में, 1540। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद बल्लभ पंत। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी मानी जाती है? तो कंठ ध्वनियाँ जो हैं कौन कौन सी मानी जाती है? तो 5 प्रकार की होती हैं, क, ख, ग, घ, ड। तो ये जो है कंठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेम सागर। तो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग जो है वह प्रेम सागर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो
ठंडाई जो है ये स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि माने जाते थे। तो बिहारी जो हैं ये किस काल के कवि माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी साहित्य के। तो ये किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रीतिकाल। और ये जो हैं एक रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, परंतु लक्षण ग्रंथ के हिसाब से रचनाएं की हैं। तो बिहारी जो हैं ये रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं, रीतिकाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी ये किस प्रकार के नाटक, ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है स्वयंभू को। तो स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने लिखा था पौमचर्यु, जो कि एक जैनी रामायण भी माना जाता है, पौमचर्यु। इसीलिए इनको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत की भाषा क्या है। तो साकेत महाकाव्य जो है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो है खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है साकेत। यहाँ पर एक पहेली दी गई है, तो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि चादर के बाहर क्या पसारोगे तो पछताओगे। तो क्या पसारने से पछताओगे यदि चादर के बाहर। तो इसका सही उत्तर होगा पैर। तो यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंगाली। तो बंगाली भाषा का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया है। तो हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा गिरीश कर्नाड। तो हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया है। आ किस प्रकार का स्वर माना जाता है। तो आ जो है ये किस प्रकार का स्वर माना जाता है। तो ये जो है पश्व स्वर माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, उस लिपि का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। तो इसका सही उत्तर होगा 1873।
और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? हिंदी नई चाल में ढली, तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ है कि पोथी और ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति जो है सिर्फ ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है तो वो ही पंडित हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जो है वो बाह्य परंपरा और अंधविश्वास को त्याग करके प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीरदास। तो कबीरदास इसके लेखक माने जाते हैं। गोवा राज्य की स्वीकृति राजभाषा क्या है? तो गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा क्या है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोंकणी। तो कोंकणी जो है ये गोवा की राजभाषा मानी जाती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। और यहाँ से ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रामचरितमानस ये किस प्रकार का काव्य है या किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर का बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और फिर समूहवाचक संज्ञा। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ज़्यादातर जो प्रश्न हैं अगर ऑप्शन में 5 आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं और यही जो है ज़्यादातर आता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? उस दशा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शील दशा। तो शील दशा जो है ये हृदय की वो स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राम भक्त कवि कौन नहीं है? तो राम भक्त कवि के अंतर्गत नरोत्तम दास नहीं आते हैं, अग्रदास आते हैं और अन्य कवि आते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विभावना। तो वहाँ पर जो है विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अष्टछाप के कवियों में पहले नियुक्त कीर्तनकार कवि का नाम क्या है? तो अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले नियुक्त कीर्तनकार कौन माने जाते हैं या कीर्तनकार कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। तो सूरदास जो हैं ये अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले नियुक्त कीर्तनकार कवि माने जाते हैं और ये प्रश्न भी ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है,
तो बताना है इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कंचन तन धन बरन बर रहियो, रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही, केसरी लाई अंग। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो कंचन तन धन बरन बर रहियो, रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही, केसरी लाई अंग। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं बिहारी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजकीय भाषा क्या मानी जाती है। तो ये मानी जाती है उर्दू। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर ये हिंदी साहित्य में भी किसी को कहा जाता है, आप उसका नाम बता सकते हैं। तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है संक्षिप्त में गहरी बात कहना। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के अंतर्गत कौन सा अलंकार आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें कौन सा अलंकार आता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार आता है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार आता है। इसमें जो है चरण को कमल का रूप माना गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका मानी जाती है। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा कामायनी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तेलुगु। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा राम। भारत भारती जो एक प्रकार का काव्य है, इसके रचयिता का नाम क्या है। तो भारत भारती जो एक प्रकार का काव्य माना जाता है, इसके रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जो कि हिंदी साहित्य के सबसे पहले राष्ट्र कवि माने जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत भारती किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है काव्य के अंतर्गत आती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मनोविश्लेषण शैली के उपन्यासकार कौन हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध एक उपन्यासकार हैं, तो वो हैं इला चंद जोशी। इसके अलावा अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार, ये भी जो हैं मनोविश्लेषणवाद उपन्यासकार या लेखक माने जाते हैं। तो इला चंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार, ये तीन जो हैं ये मनोविश्लेषणवाद लेखक माने जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि मानी जाती है। तो देवनागरी लिपि जो है ये किस प्रकार की लिपि मानी जाती है। तो ये जो है अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत आती है। आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन क्या होगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। तो इसका सही उत्तर होगा आंसुओं। तो आंसुओं का बहुवचन होगा आंसुओं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी ग्रामर से भी जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।